यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। कुछ देर बाद समर, जुनेद और शिवम अंदर जाने के लिए तैयार थे। तीनों के चेहरों पर ब्लैक मास्क्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से तीनों पहचान में नहीं आ रहे थे। पर समर को आज काफी डर लग रहा था। उसका दिल काफी बेचैन था। ये डर उसे अपने लिए नहीं, किसी और के लिए लग रहा था, जो अपनी पलकें बिछाए उसी का इंतजार कर रही थी। उसे अपनी जान की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। इन 7 सालों में समर ने इससे भी खतरनाक अंडरवर्ल्ड मिशंस और सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, पर उसने कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। पर आज उसे पहली बात डर लग रहा था, क्योंकि अब अनन्या भी थी, जो उसके साथ दिल, जिस्म और रूह से जुड़ गई थी। वो यही सोच रहा था कि अगर आज वो इस बॉलरूम से जिंदा वापस नहीं आया तो अनन्या का क्या होगा। क्या वो ये सदमा सहन कर पाएगी? क्या वो उसके बगैर जी पाएगी? वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। एक पल में ही उसकी आंखों के सामने अनन्या के साथ उसकी पहली मुलाकात से लेकर आज के दिन तक बिताए हुए वो सारे लम्हे आ जाते हैं। उस दिन जब अनन्या ने समर से कहा था कि वो उससे प्यार करती है और वो उसके बिना जी नहीं पाएगी, तब समर ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो अब से वो कभी ऐसे काम नहीं करेगा जिसमें उसकी जान को खतरा हो। उसने अपनी पूरी जिंदगी को अनन्या के नाम करने का मन बना लिया था, पर आज यहाँ आना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अंदर होस्टेज बने लोग उसकी वजह से वहां फंसे थे और वो उन्हें ऐसे मरने के लिए भी तो छोड़ नहीं सकता था। फिर समर अपने साथ खड़े मोहन को एक नज़र देखकर फिर बिना उनकी तरफ देखते खाली आंखों से उस बंद दरवाजे को देखते हुए कहता है, मेरे अंदर जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए कि किसी तरह मैं बाहर वापस जिंदा ना लौट पाऊं, तो आप अनन्या को लेकर जयपुर उसके पापा के घर चले जाना। मोहन समर की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगते हैं। आज से पहले उन्होंने उसके मुंह से कभी इतनी नकारात्मक बात नहीं सुनी थी। वो हमेशा हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट ही रहता था। समर आगे कहता है, हाँ, और अनन्या से कहना समर भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना वो समर से। उससे कहना समर के लिए उसके साथ बिताए हुए लम्हे उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे। ये कहते हुए समर की एक आंख से एक कतरा आंसू गिरकर बह जाता है। ये शायद इतने सालों में पहली बार था जब समर की आंखों से आंसू का एक कतरा भी बाहर आया हो। उसे खुद भी याद नहीं था कि आखिरी बार कब उसकी आंख से आंसू का एक कतरा भी बहा था। समर आगे एक लंबी सांस लेकर कहता है, हाँ, और उससे ये भी कहना कि अगर उसके पापा उसके लिए कोई और अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ कर लाए तो वो उसका हाथ थाम ले। उसे सारी जिंदगी मेरी विधवा बनकर घूमने की कोई जरूर नहीं है। ये सब उसने अपने दिल पर एक भारी पत्थर रखकर कहा था। अनन्या को किसी और के साथ इमेजिन करके भी उसका दिल काफी बुरी तरह से दर्द कर रहा था, पर उसने किसी तरह खुद को ये कहने के लिए तैयार किया था। वो जानता था कि वो इतना स्वार्थी नहीं हो सकता था। मोहन समर से कुछ कहने वाले थे, पर समर अपनी बात कहकर बिना मोहन की कोई बात सुने वहां से उस बॉलरूम की तरफ बढ़ जाता है। मोहन उसकी बात सुनकर उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही समर है जो हर हालात का सामना चट्टान जैसे मजबूत बनकर करता था। आज मोहन को यकीन हो गया था कि प्यार किसी को भी बदल सकता है। वहीं अंदर बॉलरूम में कामिनी की बात सुनकर एक सन्नाटा पसर चुका था। किसी के मुंह से चू तक बाहर नहीं आ रही थी। सब फटी हुई आंखों से बस उसे ही देख रहे थे। उसके कहे हुए शब्द मानो अभी तक उस हॉल में गूंज रहे थे। काश मैं इसे भी पहले ही मार देती, जैसे सालों पहले इसके भाई को मारा था। अनिता का भी कुछ यही हाल था। क्या कहा तुमने? तुमने हर्ष को? अनिता के मुंह से हैरानी के मारे ये शब्द बाहर आते हैं। कामिनी को भी ये एहसास हुआ कि अभी अभी उसने क्या कहा था। उसने गुस्से में आकर वो राज अपने मुंह से उगल दिया था, जो कि वो अपने अलावा अपनी आत्मा को भी नहीं बता सकती थी। कामिनी अपने आसपास सारे लोगों को देखती है तो सब अपनी आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। इस बार अपनी लाल आंखों के साथ अर्णव जिंदल तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुमने हर्ष को मरवाया था? तुमने मेरे बेटे को मरवाया था? एक बार फिर से कहो, क्या किया था तुमने उसके साथ?
कामिनी उनकी तेज आवाज सुनकर डर जाती है, पर तभी उसे याद आता है कि 9 बजने में अभी बस कुछ ही देर बची है और अब उसकी मौत अब उससे ज्यादा देर दूर नहीं है, तो अब किसी से डर कर क्या फायदा। कामिनी भी चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मैंने मारा था, हर्ष को मैंने ही मारा था और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद उसे मरना ही था। अनिता अपनी नम और लाल हो चुकी आंखों से उसे देखते हुए दांत पीसते हुए कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? कामिनी अनिता की बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगती है। जिंदल फैमिली के सारे लोग उसका ये रूप देखकर हैरान थे। कामिनी आगे कहती है, वॉट डू यू मीन, क्या बिगाड़ा था? अरे पागल थी मैं उसके लिए। ये कहने की आंखों के सामने वो पुरानी यादें आ जाती है जब उसने पहली बार हर्ष को कॉलेज में देखा था, जब वो मात्र 21 साल का था, पर था काफी हैंडसम, मानो कोई नया नेवाला राजकुमार। कामिनी आगे कहती है, उसे पहली नज़र में देखते ही मैं उस पर फिदा हो गई थी। दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते सिर्फ उसे ही पाने के ख्वाब सजाती थी मैं। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे लिए जिंदल खानदान से रिश्ता आया है। तब मुझे लगा कि शायद हर्ष भी मुझे पसंद करता है और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उस शादी के लिए हाँ कर दी थी। फिर कामिनी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए सामने खड़े समीर को देखते हुए कहती है, पर मुझे बाद में पता चला कि मेरी शादी दरअसल हर्ष से नहीं बल्कि इस यूजलेस आदमी समीर के साथ तय हुई थी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेरे पास इस आवारा इंसान से शादी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने इससे शादी की और आ गई जिंदल खानदान में बहू बनके, ओह सॉरी, आदर्श बहू बनकर, जो बस घरवालों के इशारे पर नाचती रहती है, बिल्कुल इस अनिता की तरह। ये कहकर कामिनी एक नज़र अनिता को नफरत से देखती है। अनिता उसकी बात सुनकर हैरान थी। ये कामिनी वही लड़की थी जिसके आंसू देखकर और जिसकी बातों में आकर उसने अपने खुद के बेटे को जेल भेज दिया था। वो कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, पर अर्णव उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं। उन्हें ये मौका सही लगता है कामिनी के मुंह से सच सुनने का। कामिनी आगे कहती है, पर जिंदल खानदान में बहू बनकर आने के बावजूद भी मैंने हर्ष को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं हर वक्त उसके करीब जाने के मौके ढूंढती। इसी बीच मुझे ये भी पता चला कि हर्ष मुझसे उम्र कुछ साल छोटा है, पर यह भी मेरे इरादों को कमज़ोर बनाने के लिए काफ़ी नहीं था। मैंने उसे समय समय पर बार बार रिझाने की कोशिश, हमेशा उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश की, पर वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। सब कामिनी की बातें अपनी सांस रोक कर सुन रहे थे। उसकी बातें ऐसी थी जिन पर यकीन करना आसान तो नहीं था, पर उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। आखिरकार मरता हुआ इंसान झूठ क्यों बोलेगा? उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही दीवानगी दिखाई दे रही थी। फिर वो अनिता को देखते हुए कहती है, ऊपर से तुम जब देखो तब मेरे सामने हर्ष की शादी की बात करती रहती। जब भी मैं उसकी शादी के बारे में सोचती तो मेरे दिल में आग लग जाती, ये सोचकर कि कोई और लड़की आकर हर्ष को मुझसे पहले पा लेगी। मेरा खून खौलता था। इन सबको रोकने के लिए मैंने हर्ष को सिड्यूस करने की कोशिशें अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दी थी, पर जब बहुत कोशिश करने के बाद भी जब मैंने देखा कि हर्ष मेरे करीब आने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने भी एक फैसला किया। मैंने तय कर लिया कि अगर हर्ष मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया था। ये सब जानकर सबके अलग अलग रिएक्शन थे। राकेश कपूर ये सब सुनकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उन्हें याद था जब उन्होंने अर्णव और अनिता से उनके बच्चों के बारे में पूछा था तब उन्होंने हर्ष के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। इसका मतलब शिवी का आकाश के अलावा एक भाई और भी था। अर्णव और अनिता ने उनसे झूठ बोला था। वहां दूसरे लोग भी मौजूद थे जो हर्ष के बारे में जानते भी नहीं थे। उन्हें यह जानकर काफ़ी हैरानी हो रही थी कि जिंदल फैमिली के लोग जो हमेशा शरीफ, डिसेंट और ख़ानदानी बने घूमते फिरते हैं, ये है उनकी सच्चाई। सब हैरान थे सिवाय अर्णव के। उन्हें तो पहले से ही पता था कि उनका बेटा हर्ष ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ये सब तो बस उसे फंसाने की एक चाल थी। अनिता अपने भरे गले से कामिनी से कहती है, फिर उस रात जो मैंने देखा वो। कामिनी उसकी बात काटते हुए कहती है,
ओह डियर फूल ओल्ड लेडी, उस रात जो तुमने देखा था वो वही था जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। वो मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो मैं थी जो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तुमने तो वहाँ आकर मेरा काम और भी आसान कर दिया था। उसके बाद तुम मेरी चिकनी चुपड़ी बातों और झूठे आंसुओं के जाल में ऐसा फंसी कि तुमने अपने ही बेटे को जेल भेज दिया। ये कहकर कामिनी पागलों की तरह हंसने लगती है, मानो अनिता अर्णव का उन्हीं के मुंह पर मजाक बना रही हो। अनिता अर्णव और शिवी की आंखों में उसकी हंसी चुभ रही थी। उनका मन कर रहा था कि उसे जान से मार दे, पर अर्णव अभी पूरा सच जानने के मूड में थे। वो जानते थे कि ये पिद्दी सी लड़की कामिनी इतनी बड़ी साजिश को अकेले अंजाम नहीं दे सकती थी। वो कड़क आवाज में कहते हैं, अच्छा तो अब ये भी बता दो कि ये सब करने में तुम्हारा साथ किस किसने दिया था। अर्णव की बात सुनकर वही मौजूद समीर डर जाता है। उसे समझ में आ गया था अब जरूर कामिनी उसका नाम ले लेगी, और कामिनी करती भी ऐसा ही है। आपने सही समझा मिस्टर अर्णव जिंदल, हाँ, इस मास्टर प्लान को अंजाम देना मुझे अकेली की बस की बात कहा। सब अब बेसब्री से कामिनी के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। सब जानना चाहते थे कि इन सब में आखिर कामिनी का साथ दिया किस किसने था। तो सुनिए मिस्टर अर्णव जिंदल, इस साजिश में मेरा साथ दिया था आपके इस प्यारे भतीजे और मेरे यूजलेस हस्बैंड समीर ने। ये प्लान दरअसल इसका ही तो था। उसकी इस बात पर सब समीर को देखने लगते हैं। समीर सबको यूं गुस्से से अपनी तरफ देखते पाकर हड़बड़ाते हुए कहता है, ना नहीं ना नहीं नहीं अर्णव अंकल, ये झूठ बोल रही है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। पर उसकी बात पर किसी को भी यकीन नहीं। उसे हड़बड़ाते देख सब समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। समीर के पापा नीतीश जिंदल भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने बेटे को देख रहे थे। आज तक उन्हें ये लगता था कि उनका बेटा एक नंबर का नालायक और आवारा है, पर आज उन्हें पता चला कि उनका बेटा इन सबके साथ साथ एक खूनी भी है। समीर के इरादों पर अर्णव को पहले से ही शक था। वो जानते थे कि समीर जैसा दिखता है वैसा है बिल्कुल भी नहीं, पर ना जाने क्यों अर्णव को कामिनी की बात सुनकर ऐसा लगा कि शायद वो अब भी कुछ छिपा रही है। ये इतनी बड़ी साजिश सिर्फ इन दो लोगों ने मिलकर की है और इसके बारे में इतने सालों तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो फिर एक बार कामिनी को उकसाते हुए तेज आवाज में पूछते हैं, और कौन था तुम लोगों के साथ जिसने तुम्हारा साथ दिया था? मैं अच्छे से जानता हूँ ये बस तुम दोनों के बस की बात नहीं है, जरूर किसी और ने भी तुम्हारा साथ दिया होगा, तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। इस पर कामिनी कुछ देर चुप रहती है। उसे ये सोचकर ही काफी मजा आ रहा था कि जब अर्णव को पता चलेगा कि इस साजिश में उनका अपना बेटा आकाश भी शामिल था तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, कैसा लगेगा अर्णव को जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके एक बेटे ने उनके दूसरे बेटे को कितनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था और उन्हें इतने सालों तक भनक तक नहीं लगी। वो अर्णव को ऐसे देखती है जैसे आंखों ही आंखों में उनका मजाक उड़ा रही हो। वो एक शातिर हंसी के साथ अपनी बात कहने लगती है, मेरे और समीर के साथ इस प्लान में आपका वो बे। पर जैसे ही कामिनी आकाश का नाम लेने के लिए अपना मुंह खोलती है, एक बड़ी ही तेज आवाज उस पूरे बॉल रूम में गूंज जाती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। सब उस आवाज की तरफ देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। उस बॉल रूम का बड़ा सा दरवाजा एक तरफ से टूटकर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। हॉल में मौजूद सारे लोगों को ध्यान इस वक्त बस कामिनी और उसकी बातों पर था, यहाँ तक कि अहमद जमाल और उसके लोग भी ये फैमिली ड्रामा काफ़ी देर से एंजॉय कर रहे थे। वो लोग इन सब में ये भी भूल गए थे कि वो लोग इस वक्त कहाँ है और क्या करने आए हैं। एकदम से आई इस तेज आवाज़ से सब चौंक जाते हैं। सबकी नज़रें एक साथ उस बड़े से गेट पर जाकर ठहर जाती है जिसका एक हिस्सा नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से उसे किसी भारी हथियार की मदद से तोड़ दिया था, पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। अहमद जमाल और उसके लोग तुरंत ही एक्शन में आते हैं। वो उस दरवाजे की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। अर्णव तुरंत ही अनिता और शिवी को अपने पीछे कर लेते हैं। 2 से 3 मिनटों तक वो लोग अपनी फायरिंग जारी रखते हैं। उन हाईटेक मशीन गन्स से की गई एक्सेसिव फायरिंग की वजह से उस हॉल के एंट्रेंस के पास वाले एरिया में धुएं की एक मोटी सी परत छा जाती है। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लगातार होने वाली फायरिंग एकदम से बंद होने की वजह से हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सारे होस्टेज अहमद जमाल और उसके साथी नासमझी में गेट को देख रहे थे।
तभी अचानक 2 कदमों के चलने की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती है। सब देखते हैं कि धुएं की उस मोटी सी परत में से एक काली और लंबी परछाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। सब अपनी आंखें बिना झपकाए बस उसी परछाई को देख रहे थे। अब धीरे धीरे वो परछाई धुएं की उस परत को चीरकर बाहर आ जाती है। अब उस परछाई ने धीरे धीरे एक इंसान का रूप ले लिया था। आखिरकार सबका इंतजार खत्म होता है। सब देखते हैं उनके सामने एक तकरीबन 6.5 फीट का हट्टा कट्टा आदमी ब्लैक जैकेट ब्लैक पैंट पहने खड़ा है, पर उस आदमी के चेहरे पर काले रंग का एक बड़ा सा मास्क है जो उसके माथे से लेकर ठुड्डी तक के हिस्से को कवर कर रहा था, जिससे उसका चेहरा पहचानना काफी मुश्किल था। उस मास्क पर एक पैंथर का लोगो भी बना हुआ था। वो आदमी उन लोगों के सामने पूरी तरह विजिबल था, पर उस आदमी के बस हाथ ही नजर आ रहे थे जो कि जैकेट के आस्तीन कोहनी तक चढ़े होने की वजह से दिखाई दे रहे थे। सब देखते हैं उस आदमी के हाथ दूध जैसे गोरे हैं, उसकी बाकी की बॉडी पूरी तरह से कवर्ड थी। अभी कुछ देर पहले वहां क्या हुआ, कामिनी ने क्या कहा, सब लोग वो सब भूलकर अपने सामने खड़े इस मिस्ट्री मैन को देख रहे थे। उस आदमी का ऑरा और पर्सनैलिटी काफी रौबदार थी। इतनी हट्टी कट्टी और तगड़ी फिजिक वाला आदमी कहाँ ही देखने को मिलता है। सब देखते हैं उस आदमी की चाल इतनी रौबदार थी मानो जंगल में शेर चल रहा हो। पूरे बॉल रूम में बस सन्नाटा था। अगर किसी चीज की आवाज आ रही थी तो बस उस आदमी के लेदर वाले जूतों की, जो लगातार टक टक की आवाज कर रहे थे। सब बस उस आदमी को ही अपनी फटी आंखों से देख रहे थे। अहमद जमाल उसे देखते ही पहचान जाता है। इस आदमी के शरीर का आकार बिल्कुल वैसा था जैसा ब्लैक पैंथर का। जी हाँ, ये कोई और नहीं ब्लैक पैंथर उर्फ हर्ष जिंदल था। आज पूरे 7 साल बाद वो अपने असली परिवार के सामने था, पर एक नए और अलग रूप में। हर्ष को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जाने अनजाने में अपनी ही बहन की शादी में आ गया था। उसका ध्यान अभी सामने खड़ी जिंदल फैमिली पर नहीं था। उसकी आंखें तो बस अपने दुश्मनों को ही एकटक घूरे जा रही थी। सभी की तरह अहमद जमाल भी उसको अपनी फटी हुई आंखों से देख रहा था। उसकी वो दमदार पर्सनैलिटी और सर्द ऑरा उसे अंदर तक कांपने पे मजबूर कर रही थी। पर ब्लैक पैंथर बिल्कुल शांत और खामोश था। वो बस अपनी काली गहरी आंखों से उस जगह को स्कैन कर रहा था। वो देखता है उसके सामने तकरीबन 200 लोग खड़े हैं और उन 200 में से 20 लोगों के हाथ में आधुनिक हथियार है जो उसी की तरफ पॉइंट करके खड़े हैं। पर इससे ब्लैक पैंथर को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में 1% भी मौत का डर नजर नहीं आ रहा था। अब तक सब समझ गए थे कि जिस इंसान का वो इतने घंटों से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ चुका है। तभी वहां 2 और लोग आ जाते हैं जिन्होंने बिल्कुल ब्लैक पैंथर जैसा मास्क और जैकेट पहन रखा था। उन दोनों के चेहरे भी ढके हुए थे और दोनों के हाथ में राइफल्स थी। वो दोनों ब्लैक पैंथर के बराबर में आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी राइफल्स अहमद जमाल और उसके लोगों की तरफ तान देते हैं। वही ब्लैक पैंथर के मास्क के पीछे मौजूद हर्ष बस यही सोच रहा था कि अगर वो किसी तरह इन होस्टेज बने लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दे तो उसका काम बन सकता है, पर ये इतना आसान भी नहीं था। उसकी एक गलती और कई बेगुनाह लोगों की लाशें बिछ जाती। उसे जो भी करना था सोच समझ कर करना था। अनिता अर्णव के दिमाग में अभी भी कामिनी की कही हुई बातें चल रही थी। उनका ध्यान भी अपने सामने खड़े ब्लैक पैंथर पर नहीं था। वहां एक अजीब तरह की खामोशी पसरी हुई थी। काफी देर बाद अहमद जमाल इस चुप्पी को तोड़ते हुए ब्लैक पैंथर से कहता है, तो आखिरकार आ ही गए तुम। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ, तुमने आते आते थोड़ी देर लगा दी, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। इस पर ब्लैक पैंथर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगता है। वो अहमद जमाल को पहचानने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही देर में उसे याद आ भी जाता है कि उसके सामने मौजूद ये आदमी और कोई नहीं बल्कि अहमद जमाल है। कुछ महीने पहले उसने जिस खतरनाक आतंकवादी फिरोज पाशा को उसने उसी के बंगलों में घुसकर मारा था, उसका राइट हैंड। ब्लैक पैंथर कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी गर्दन को खतरनाक तरीके से मरोड़ देता है। ब्लैक पैंथर की इस हरकत पर अहमद जमाल अंदर तक कांप जाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, ददे देखो, कोई होशियारी नहीं, वरना ये लोग जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, इन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अहमद जमाल वैसे तो ब्लैक पैंथर से काफी दूर खड़ा था, तब भी उसे काफी डर लग रहा था। उसने अपने चेले चपाटों को ब्लैक पैंथर के सामने खड़ा कर रखा था। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब अहमद जमाल ये देखता है कि ब्लैक पैंथर उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है और उसे इग्नोर कर रहा है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए तेज आवाज में कहता है,
तुम्हें क्या लगता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते? भूलो मत, इन लोगों की जान इस वक्त हमारे हाथ में है। फिर वो एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, और बहुत जल्द तुम्हारी जान जिस तोते में कैद है वो भी हमारे हाथ में होगी। इस पर ब्लैक पैंथर यानी कि समर अहमद जमाल को आंखों छोटी करके देखने लगता है। अहमद जमाल आगे कहता है, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है तुम उस लड़की को कब तक उससे बचा कर रखोगे? कभी ना कभी तो वो उस तक पहुंच ही जाएगा। देखना, जैसे ही उस कबूतरी की गर्दन उसके हाथ में आएगी वो उसे मरोड़ कर रख देगा। ब्लैक पैंथर, जो अब तक बिल्कुल शांत था और वहां की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी आंखें एकदम से अंगारे उगलने लगती है। वो अहमद जमाल को ऐसे देख रहा था मानो आंखों से ही उसे भस्म करके रख देगा। इस वक्त उसकी आंखों से मानो लावा बरस रहा था। वो समझ जाता है कि अहमद जमाल अनन्या की बात कर रहा है। शिवम और जुनेद, जो वही समर के साथ खड़े थे, वो दोनों उसका गुस्सा साफ साफ महसूस कर सकते थे। उन्हें समर के गुस्से की तपिश साफ साफ महसूस हो रही थी। उनके माथों से भी ठंडा पसीना बहना शुरू हो गया था। पर समर अब भी कुछ कहता नहीं है। धीरे धीरे वो दांत पीसते हुए अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ाने लगता है। वो लोग भी धीरे धीरे ब्लैक पैंथर की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। उन लोगों ने अब भी अपनी सारी बंदूकें ब्लैक पैंथर की ओर तान दी थी। वक्त के साथ साथ ब्लैक पैंथर अब उन लोगों के काफ़ी करीब आ गया था और वो लोग उसके। अनिता इस वक्त अर्णव के सीने से लगी अपने आंसू बहाए जा रही थी। अर्णव और अनिता दोनों इस वक्त पूरी तरह से अपने बेटे हर्ष के गम में डूब चुके थे। उनके सालों पहले के जख्म आज ताज़ा हो गए थे। कामिनी की बातें अब भी उसके कानों गूंज रही थी। उनका बेटा इनोसेंट था। इन सब की वजह से उन दोनों का ही ध्यान अभी तक अपने सामने खड़े उस लंबे चौड़े इंसान पर नहीं था जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और जो उन्हीं की तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा था। तभी अचानक अनिता की नज़र अपने सामने चलकर आ रहे ब्लैक पैंथर पर पड़ती है। एक पल के लिए तो वो उसे देखते रह जाती है। उसे ऐसा लगा जैसे ये कोई अपना है और इस मास्क के पीछे छिपे चेहरे को भी वो अच्छे से जानती है। लेकिन इस वक्त उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी जिसकी वजह से उस कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से अपनी गीली आंखें साफ करती है। अब उसे कुछ कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। वो देखती है वो 6 साढ़े 6 फीट का इंसान काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था। उसकी चाल ढाल भी काफ़ी देखी देखी सी लग रही थी, पर उसे अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी कौन हो सकता है जिसको देखकर उसके मन में ये अपनेपन का एहसास उमड़ आया है। तभी अनिता की नज़र ब्लैक पैंथर के काले रेशमी बालों पर पड़ती है जो हवा तेज होने की वजह से उड़ रहे थे। अनिता की नज़रें उसके बालों पर जम सी जाती है और वो कुछ पलों के लिए भूल जाती है को वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। अनिता अतीत की पुरानी यादों में खो जाती है। अनिता अपने सामने खड़े उस शख्स जिसको सब ब्लैक पैंथर के नाम से जानते थे, उसके काले रेशमी लहराते बाल देखकर सब कुछ भूलकर बस सालों पहले की कुछ यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। काफ़ी सालों पहले सुबह का वक्त जिंदल मैंशन में 28 साल की जवान और बेहद खूबसूरत अनिता जिंदल मैंशन के बड़ी सी लॉबी से गुजर रही थी। वो इस वक्त काफ़ी जवान और खूबसूरत लग रही थी। उसका पेट देखकर लग रहा था शायद वो प्रेग्नेंट भी थी। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है, ओफो, सुबह हो गई, स्कूल का टाइम हो गया और ये दोनों लड़के अब तक सो रहे हैं। ये कहते हुए अनिता वहां के एक कमरे में चली जाती है। वो अंदर आती है तो देखती है वहां मौजूद 2 स्मॉल साइज सिंगल बेड्स में से एक स्मॉल साइज बेड पर 5 साल का छोटा सा आकाश घोड़े बेचकर सोया है जबकि दूसरा बेड खाली था। अनिता अपना सर ना में हिलाते हुए आकाश के आस आकर तेज आवाज में कहती है, आकाश चलो उठो, स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल नहीं जाना क्या? पर छोटा सा आकाश उसकी बात सुनकर भी टस से मज नहीं होता। वो अपने मिनी ब्लैंकेट को अपने सर तक ओढ़कर नींद भरी सुस्त तोतली आवाज में कहता है, तोने दो ना मम्मा इतकूल तो हम लोज ही दाते हैं, एक दिन नहीं दाएगे तो क्या हो दाएगा? अनिता उसकी ये मासूमियत से भरी बात सुनकर पहले तो मुस्कुराती है पर जल्दी से अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कहती है, अरे ये क्या बात हुई? फिर वो वही मौजूद दूसरे बेड को देखती है जो कि खाली था। तो फिर वो वॉशरूम की तरफ देखती है जहां से शॉवर की आवाज़ आ रही थी। अनिता ये सब देखते हुए कहती है, ये देखो कैसे तुम्हारा भाई हर्ष मेरे जगाए बिना ही उठ गया, अरे कुछ सीखो उससे। पर आकाश कहाँ ये सब सुनने वाला था, वो अपनी नींद पूरी करने में व्यस्त था।
तभी अंदर बह रहे शॉवर के पानी की आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है और 5 साल का छोटा सा हर्ष अपनी कमर पर एक छोटा सा टॉवल लपेट कर बाहर आता है। वो दिखने में काफ़ी क्यूट खूबसूरत लग रहा था, किसी नन्हे राजकुमार जैसा, पर साथ ही साथ अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल भी लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सीरियसनेस और तेज था। अनिता चलकर उसके पास आती है और अपने घुटने के बल बैठकर मुस्कुराते हुए उसकी बल्लाया लेने लगती। ओह देखो तो मेरा हर्ष कितना समझदार है अभी से, वरना एक तुम्हारा ये भाई है। ये कहकर वो आकाश की तरफ देखकर मुंह बना लेती है, जो अब भी ब्लैंकेट में अपना सर छिपाए सो रहा था। हर्ष इस पर आकाश को एक नज़र देखता है पर कुछ नहीं कहता। अनिता देखती है हर्ष के बालों से पानी की बूंदें अभी तक टपक रही है, तो वो ना में अपना सर हिलाकर क्यूट टोन में हर्ष से कहती है, ये क्या हर्ष, तुम्हें तो अब तक ठीक से अपने बाल पोंछना भी नहीं आता। लाओ मुझे टॉवल दो, अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। ये कहकर अनिता हर्ष की कमर पर लिपटा टॉवल निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तो हर्ष उसकी हरकत को भांपते हुए जल्दी से एक कदम पीछे हट जाता है। अनिता उसकी हरकत पर उसे आंखें छोटी करते हुए कहती है, अच्छा बेटू, अब तुम मम्मा से शर्माओगे। पता है जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे डायपर्स कौन चेंज करता था, तुम्हारी पॉटी कौन साफ करता था। इस पर हर्ष चिढ़ जाता है। वो मुंह बनाते हुए अपनी माँ अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें से घूरने लगता है। मम्मा आपको पता है ना, मुझे ये छप पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, अब नहीं कहूँगी, जाओ अब ठीक से अपने बाल साफ कर आओ। अनिता हर्ष का ये क्यूट रिएक्शन देखकर मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाकर कहती है। कुछ देर बाद छोटा सा हर्ष उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार था। वो इस यूनिफॉर्म में और भी ज़्यादा सिंसियर लग रहा था, जबकि आकाश अब तक सो ही रहा था। हर्ष स्कूल जाने के लिए कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, तभी अनिता उसे रोकते हुए कहती है, हर्ष रुको बेटा, 1 मिनट। हर्ष रुक जाता है। वो नासमझी में अपनी माँ को देखने लगता है। अनिता मुस्कुराते हुए कमरे की अलमारी में से एक दवाई की बोतल निकाल कर लाती है और बेड पर बैठ आकर हर्ष को अपने पास आने का इशारा करती है। हर्ष भी मुंह बनाते हुए उसके पास चला जाता। अनिता वो दवाई निकाल कर हर्ष के काले और सुंदर बालों में लगाते हुए उसकी मालिश करने लगती है। मम्मा आप ये दवाई लोज लोज क्यों डालती हो मेरे बालों में, आप आकाश के बालों में तो ये दवाई कभी नहीं डालती। हर्ष काफ़ी मासूमियत से सवाल करता है। अनिता मुस्कुराते हुए उसके बालों में मालिश करते हुए कहती है, क्योंकि तुम्हारे ये बाल है ना, ये बिल्कुल मेरे जैसे है, और तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तब मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे। मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ था, बड़ी मुश्किल से जाकर मेरे बाल पहले जैसे हुए थे, और कुछ दिन पहले जब हम डॉक्टर अंकल के पास गए थे तब उन्होंने कहा था कि तुम्हें भी वही इन्फेक्शन हुआ है जो मुझे हुआ था, और हो सकता है कि अभी से हमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे भी बाल झड़ना शुरू हो जाए जैसे मेरे हुए थे। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा से कहकर खासकर तुम्हारे लिए लंदन से ये हेयर ऑयल मंगवाया था, अब समझे। अच्छा मम्मा, अब मैं समझा तो आप और लगाओ ये ऑयल, क्योंकि मुझे गंजा नहीं होना मम्मा। ये कहकर हर्ष अनिता के सामने अपना छोटा सा सर कर देता है। अनिता इस पर हंसते हुए हर्ष को अपनी गोद में बिठाकर उसका गाल चूम लेती है। उसे अपने बेटे की इस मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। वो हंसते हुए हर्ष कहती है, बेटू अगर हम ये दवाई ज्यादा लगाएंगे तो इसका ओवरडोज नहीं हो जाएगा? फिर तो तुम्हारे बाल वैसे भी झड़ ही जाएंगे, फिर तुम गंजे नहीं हो जाओगे, और फिर सब तुम्हें टकलू हर्ष कहकर चिढ़ाएंगे। ये कहकर अनिता जोर जोर से हंसने लगती है, तो हर्ष का मुंह बन जाता है। वो अनिता के गोद से छूट जाता है और अनिता को अपनी जीभ दिखाकर कहता है, मम्मा मैं ना आपसे कटी हूँ, मुझसे बात मत करना आप। ये कहकर वो वहां से अपने छोटे छोटे कदमों से तेजी से वहां से भाग जाता है। अनिता भी जल्दी से उसके पीछे भागते हुए अपने कान पकड़कर कहती है, अरे बेटू मैं तो मजाक कर रही थी मम्मा, सॉरी है। फ्लैशबैक एंड्स प्रेजेंट टाइम। अनिता लगातार अपने सामने मौजूद ब्लैक के बालों को देख रही थी। उसे ऐसा लगा सामने खड़े इस इंसान के बाल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसके और हर्ष के थे। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो हर्ष ही उसके सामने ब्लैक पैंथर के अवतार में खड़ा है। वही चाल ढाल, वही गठीला शरीर, वही लंबा चौड़ा कद और वही दूध जैसा गोरा रंग, वही दमदार पर्सनैलिटी, पर वो अब भी उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये उसका वहम है या सच।
वही अहमद जमाल के लोग लगातार ब्लैक पैंथर की ओर बढ़ रहे थे, पर अहमद जमाल की हिम्मत उसके पास जाने की बिल्कुल भी नहीं थी। वो वही होस्टेजेस के साथ खड़ा ये सब देख रहा था। अब वो लोग ब्लैक पैंथर के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। ब्लैक पैंथर यानी समर को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। वो जोश जोश में यहाँ तक आ तो गया था, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सामने खड़े उन हटे कट्टे आतंकवादियों के हाथ में आधुनिक की मशीन गन्स थी, जिससे वो किसी को भी एक झटके में मौत के घाट उतार सकते थे। उसे अपने साथ साथ उन सब लोगों की जान भी बचानी थी जो इस वक्त उस बॉल रूम में मौजूद थे। अहमद जमाल के लोगों ने समर को अब चारों तरफ से घेर लिया था। वो अब चारों तरफ से बंदूकों की नोक पर था। उसकी एक गलती और उसके साथ साथ कईयों की जान खतरे में आ सकती थी। तभी समर को कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर एक ना के बराबर छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जो उसके चेहरे पर मौजूद मास्क की वजह से कोई नहीं देख पाता। समर धीरे धीरे अपने हाथ अपने मास्क की तरफ बढ़ाने लगता है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था मानो वो अपना मास्क उतारने वाला हो। वो सब लोग अपनी सांस रोके बस ब्लैक पैंथर के मास्क उतरने का इंतजार करने लगते हैं। सबको ये जानना था कि उनके सामने मौजूद ये लंबा चौड़ा दमदार पर्सनैलिटी वाला इंसान आखिर है कौन। अहमद जमाल के वो लोग जो उसके काफी करीब खड़े थे वो भी एक्साइटेड होते हुए उसे देखने लगते हैं। वो सब अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे और अंडरवर्ल्ड का हर इंसान जानना चाहता था कि ब्लैक पैंथर दरअसल कौन है और कैसा दिखता है। ये एक बड़ा राज था जिससे पर्दा उठना अभी बाकी था। समर काफी धीरे धीरे अपना मास्क उतार रहा था। ऐसा करते हुए वो ये भी नोटिस कर रहा था कि उन लोगों के रिएक्शंस क्या है। पीछे खड़े शिवम और जुनेद भी हैरानी से ये नज़ारा देखने लगते हैं। अनिता की आंखें तो मानो ब्लैक पैंथर से हटने को तैयार ही नहीं थी। जब वो देखती है कि ब्लैक पैंथर अपना मास्क उतारने वाला है तो वो टकटकी लगाए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बस ब्लैक पैंथर को ही देखने लगती है। वो तो बस यही दुआ कर रही थी कि जैसा वो सोच रही है बस वैसा ही हो और ये सामने खड़ा शख्स उसका बेटा हर्ष ही हो और किसी भी तरह बस उसका बेटा उसे वापस मिल जाए। उन सब लोगों ने समर को चारों तरफ से घेर लिया था और वो सब लोग उसकी तरफ अपनी अपनी गन पॉइंट्स पर लिए खड़े थे। समर का एक मूव और वो लोग उसे गोलियों से छन्नी कर देते। तभी समर अपनी तिरछी नज़र से देखता है कि उन लोगों में से एक आदमी उसके काफ़ी करीब पहुंच चुका है और उसका ध्यान इस वक्त कहीं और ही है। उसकी पकड़ भी उसकी गन पर काफ़ी ढीली थी। शायद वो ब्लैक पैंथर का असली चेहरा देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब था। समर को ये मौका सही लगता है। अगले ही पल समर उस आदमी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने सामने कर लेता है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ बोलने कुछ सोचने समझना का मौका नहीं मिलता। समर उस आदमी की ही मशीन गन से उसी के साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। उसके साथी तो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थे। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, उन पर ये गोलियां कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस बॉल रूम में एक बार फिर बस गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगती है, पर समर को उनमें से एक भी गोली नहीं लगती, क्योंकि जिस आदमी को उसने पकड़ा था वो उसकी ढाल बना हुआ था। समर के हिस्से की सारी गोलियां वही अपने सीने पर लिए जा रहा था और तो और खुद उस आदमी के हाथ में मौजूद मशीन गन से उसी के साथियों पर ही लगातार गोलियां बरसा रहा था। होस्टेज बने सब लोग गोलियां चलने की आवाज कर अपने अपने हाथों से अपने अपने सरों को ढाक कर नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। उन्हें साफ साफ कुछ नजर तो नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था कि शायद जरूर ये गोलियां ब्लैक पैंथर को लग रही होगी। अनिता की तो मानो फिर एक बार जान हलक में फंस जाती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी की जान खतरे में देख उसे इतनी ज्यादा तकलीफ और डर क्यों लग रहा है। उसके मुंह से हर्ष नाम की एक हल्की सी चीख भी निकल जाती है जो इन गोलियों की आवाज के बीच में दब जाती है। अर्नब उसे अपने सीने से लगाकर नीचे बिठा लेते हैं। कुछ दूरी पर खड़े अहमद जमाल को भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके लोग ब्लैक पैंथर पर हावी हो चुके हैं और अब वो कुछ ही देर में ब्लैक पैंथर की लाश से ही बात करेगा। लगातार 3 मिनटों तक पूरे हॉल में एक बार फिर कुछ देर पहले की ही तरह गोलियों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। जैसे ही ये गोलियां चलने की आवाजें बंद हो जाती है पूरे हॉल में फिर एक बार एक सन्नाटा छा जाता है। इतनी सारी गोलियों की आवाजें सुन अब तक बाहर मौजूद पुलिस फोर्स के अधिकारी और मोहन भी अंदर आ जाते हैं। इस सन्नाटे को महसूस कर होस्टेज बने लोग भी अपने सर उठाकर सामने का नजारा देखते तो देखते ही रह जाते हैं।
वो 20 खुखार और खतरनाक आतंकवादी जिन्होंने पिछले कई घंटों से उनका जीना दुश्वार कर दिया था, जिन्हें पूरी पुलिस फोर्स भी मिलकर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, जमीन पर सूखे पत्तों की तरह मुर्दा हालत में ब्लैक पैंथर के कदमों में पड़े हुए थे और ब्लैक पैंथर उनके सामने बिना किसी खरोच या बिना किसी चोट के बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसके चेहरे पर मास्क अब भी बरकरार था और उसके हाथ में एक मशीन गन थी। ये नज़ारा देखकर उन लोगों की जान में जान आती है और वहां पर फिर एक बार जश्न का माहौल बन जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो उन लोगों ने वहां से जिंदा बच जाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर अब उन्हें एक आशा की किरण नजर आ रही थी। वो सब लोग ब्लैक पैंथर को ऐसे देख रहे थे मानो आंखों से ही उसे थैंक यू बोल रहे हो। वो तो उनके लिए हीरो जैसा था। उन सबको समझ में आ गया था कि अहमद जमाल ने ब्लैक पैंथर को किलिंग मशीन क्यों कहा था, पर तभी सब नोटिस करते हैं ब्लैक पैंथर की नजरें एक जगह टिकी हुई थी। सब उसकी नजरों का पीछा करते हैं तो सबको समझ में आता है कि उन लोगों का एक साथी और उनका लीडर यानी कि अहमद जमाल अब भी जिंदा है और लगातार फटी हुई आंखों से ब्लैक पैंथर को ही देख रहा है। अहमद जमाल ने उसकी आंखों में ही अपनी मौत पढ़ ली थी। वो तो अभी तक हक्का बक्का था ये देखकर कि इस इंसान ने उसके 15 से ज्यादा साथियों को कुछ मिनटों के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। आज उसे समझ में आया ब्लैक पैंथर को किलिंग मशीन क्यों कहते हैं। वो फटी हुई आंखों से बस अपने साथियों की जमीन पर पड़ी लाशों को देख रहा था। तभी ब्लैक पैंथर यानी समर भी जल्दी से एक्शन में आता है। वो अपनी मशीन गन से अहमद जमाल की तरफ फायर करता है, पर वो देखता है उस गन की सारी गोलियां पहले ही खत्म हो चुकी है। ये देखकर अहमद जमाल भी तुरंत ही होश में आता है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो ब्लैक पैंथर के हाथों उसकी मौत भी तय है। वो जल्दी से अपने आसपास देखता है तो उसे एक 19-20 साल की लड़की नजर आती है जो उसके काफी करीब थी। समर भी उसकी ये चाल भांप लेता है, पर जब तक वो अपनी जेब से अपनी खुद की गन निकालता बहुत देर हो चुकी थी। अहमद जमाल ने उसके पास खड़ी उस लड़की के माथे पर अपनी गन रख दी थी। अचानक उस हॉल का माहौल फिर से टेंस हो जाता है। उस लड़की को मां जो वही मौजूद थी अपनी बेटी को इस हालत में देख जोर से चिल्लाती है। सारिका! ये लड़की कोई और नहीं सारिका जिंदल थी। उस हॉल में एक बार फिर से चीखों की आवाज गूंजने लगती है। शिवी भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त और बहन को ऐसे गन पॉइंट पर देख डर जाती है। सारिका भी अपने आप को बंदूक की नोक पर पाकर डर जाती है। वो आगे बढ़ने वाली थी, तभी अनिता उसकी हरकत को भांप कर उसका हाथ पकड़ लेती है। मॉम, पापा पापा बचाओ, ये कहकर सारिका रोने लगती है। देखो ब्लैक पैंथर, मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। अहमद जमाल के मुंह हटकते हुए ये शब्द बाहर आते हैं। उसकी ये बात सुनकर ब्लैक पैंथर के मास्क के पीछे मौजूद समर को काफी गुस्सा आता है। वो जोर से अपने हाथ में मौजूद मशीन गन को, जो खाली हो चुकी थी, जमीन पर पटकता है। उसने इतनी जोरों से गन को पटका था कि वो भारी भरकम लोहे की मशीन गन दो टुकड़े में बिखर जाती है। समर को उस लड़की पर काफी गुस्सा आ रहा था जिसे अहमद जमाल ने पकड़ा था, ये देखते हुए भी कि वो इस वक्त कहाँ है। वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती थी। समर जल्दी से उस लड़की को घूरते हुए अपनी जेब से अपनी गन निकालता है। अभी तक उसने उस लड़की का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, उसने सिर्फ उस पर एक सरसरी नजर डाली थी। पर अब जैसे ही समर ने उस लड़की का चेहरा ठीक से देखा तो वो देखते ही रह जाता है। वो लड़की जिसको अहमद जमाल ने पकड़ रखा था, समर देखता है उसकी आंखें बिल्कुल उसके ही जैसी काली गहरी है। यही नहीं, जैसे जैसे समर उस लड़की का चेहरा और गौर से देखता है उसकी हैरानी और ज्यादा बढ़ते जाती है, क्योंकि उस लड़की की सिर्फ आंखें नहीं बल्कि नाक, होठ और यहाँ तक कि उसका स्किन कलर भी बिल्कुल समर जैसा ही था। समर को तो ऐसा लगा मानो वो अपनी ही फीमेल वर्जन को देख रहा है। समर उस लड़की और अपने बीच इतनी सारी सिमिलरिटीज को देखकर हैरान था। आज इतने सालों में पहली बार था जब उसे ऐसा लगा कि वो किसी अपने को देख रहा है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस लड़की को पहचान नहीं पाता। वो लड़की कोई और नहीं, समर यानी हर्ष जिंदल के चाचा नीतीश जिंदल की बेटी थी। इतना गहरा रिश्ता होने की वजह से ही उसके और सारिका के फीचर्स इतने मिलते जुलते थे, पर वो उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि जब वो आखिरी बार जिंदल फैमिली के साथ जिंदल मैंशन में था तब सारिका थोड़ी छोटी थी, पर अब वो पूरे 20 की हो चुकी थी। इस वजह से समर उस पहचान नहीं पा रहा था।
सारिका भी ये नोटिस कर लेती है कि ब्लैक पैंथर कब से उसे ही घूर रहा है। उसे ये बात अजीब लगती है, आखिर एक अंडरकवर रॉ एजेंट उसे क्यों इतनी हैरानी से देख रहा है बजाय उसे बचाने के। अब डिस्ट्रैक्ट होने की बारी अहमद जमाल की थी। अहमद जमाल ने भी ये देख लिया था कि ब्लैक पैंथर का ध्यान उस पर ना होकर जिस लड़की को उन पकड़ा है उस पर है। वो भी हैरानी से अपने पास खड़ी उस लड़की को देखने लगता है। वो मन में कहता है, ये ब्लैक पैंथर इस लड़की को ऐसे क्यों घूर रहा है। जहां तक मैंने सुना था कि ब्लैक पैंथर का ध्यान कभी भी अपने टारगेट से नहीं भटकता और कोई भी चीज़ उसे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, फिर ये क्या था, इसे इस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों है। अब तक समर कुछ संभल गया था। वो फिलहाल के लिए किसी तरह उस लड़की से ध्यान हटाकर अहमद जमाल की तरफ देखता है। उसे नजर आता है कि अहमद जमाल का ध्यान खुद भी उस पर ना होकर उस लड़की पर ज्यादा है। समर को ये मौका सही लगता है। वो गोली की रफ्तार से अपने हाथ में मौजूद गन से अहमद जमाल की तरफ गोली चलाता है। उस गोली की आवाज सुनकर पूरे बॉल रूम में हर तरफ चीखें गूंजने लगती है। सारिका को तो यही लगा कि वो गोली उसे ही लगी हो और आज के बाद वो कभी अपनी आंखें नहीं खोल पाएगी। वो गोली उसके कानों के इतने नजदीक से गुजर कर गई कि उसकी आवाज अभी भी वो उसके कानों में गूंज रही थी। पर कुछ देर बाद भी जब सारिका को अपने शरीर में कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सारिका देखती है अहमद जमाल जिसकी मजबूत पकड़ में वो अब तक फंसी हुई थी, वो अब उससे छूट चुकी है। वो तुरंत अपनी नजरें घुमाकर देखती है तो अहमद जमाल ने अपना एक हाथ को जिससे लगातार खून बह रहा था अपने दूसरे हाथ में कस के पकड़ा हुआ है और वो लगातार अपने सामने खड़े ब्लैक पैंथर को घूर रहा है। वो गोली दरअसल सारिका को नहीं बल्कि अहमद जमाल के उस हाथ को लगी थी जिससे उसने सारिका के सर पर गन पॉइंट की हुई थी, क्योंकि ब्लैक पैंथर का निशाना चूक जाए ऐसा हो नहीं सकता था। मास्क के पीछे मौजूद समर के चेहरे पर यह सब देखकर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। सारिका तुरंत ही मौका पाकर वहां मौजूद अपने मॉम डैड नीतीश जिंदल और अनुपमा जिंदल के पास चली जाती है। सारिका तू ठीक तो है? अनुपमा फिक्र करते हुए कहती है। सारिका अपने डैड नीतीश जिंदल के सीन से लग जाती है। वो बस हाँ में अपना सर मिला देती है। इस वक्त वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। आज से पहले उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी समर यानी ब्लैक पैंथर अपनी रौबदार चाल के साथ अपने कदम अपने सामने मौजूद अहमद जमाल की तरफ बढ़ा देता है। उसके जूतों की आवाज़ अब भी टक टक करके पूरे बॉल रूम में गूंज रही थी। बॉल रूम के सारे लोग सब बस उसे ही देख रहे थे, पर किसी के अंदर भी उसे रोकने की या कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी वहां एक सन्नाटा था। अहमद जमाल महसूस कर सकता था जैसे जैसे ब्लैक पैंथर उसकी ओर कदम बढ़ा रहा है उसे लग रहा था कि उसी के साथ उसकी मौत भी उसके उतना ही करीब आ रही है। इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी गन भी उसके हाथ से छूटकर दूर गिर चुकी थी। वो अब कुछ कर सकता था तो बस अपने पैदा करने वाले को याद। अब तक ब्लैक पैंथर चलकर अहमद जमाल के पास आ चुका था। समर उसके सामने अपनी गन नाचने लगता है। ये पहली बार था जब वो ब्लैक पैंथर को इतने करीब से देख रहा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल गहरी काली थी जिन्हें वो बिना झपकाए लगातार उसे ही देख रहा था। अहमद जमाल उसकी आंखों को देखकर ही समझ गया था कि वो उसकी जान लेने के लिए कितना बेकरार है। तभी अचानक अहमद जमाल देखता है कि ब्लैक पैंथर की आंखों में जो गुस्सा था वो एकदम से कहीं गायब हो गया है और उसकी जगह पर उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी, मानो वो उसका आंखों ही आंखों में मजाक उड़ा रहा हो। पर अहमद जमाल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो डर के मारे अपना थूक निगल लेता है। तभी उसके कानों में ब्लैक पैंथर की कड़क और दमदार आवाज गूंजती है। क्यों, तो क्या कह रहे थे तुम सबको मार दोगे एंड व्हाट मिस्टर अहमद जमाल। ये आवाज़ कड़क, दमदार और गुस्से से भरी तो थी, पर इतनी शांत थी कि अहमद जमाल के अलावा उस पूरे हॉल में किसी और को सुनाई नहीं देती। अहमद जमाल हैरान था कि ब्लैक पैंथर ने उसे पहचान लिया। समर भी उसकी आंखों में उस हैरानी को भांप लेता है। ब्लैक पैंथर से ना तो कभी कुछ छिप सकता है और ना ही कोई बच सकता है। फौरोज पाशा नहीं रहा तो तुम उस ऑस्टिन के साथ मिल गए और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक चले आए। ये सब कहते हुए समर की आंखें एक बार फिर बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाती है, जबकि अहमद जमाल के गले से एक शब्द भी नहीं निकलता। तभी अचानक समर को याद आता है कि अहमद जमाल ने अनन्या के बारे में क्या कहा था।
और उसका चेहरा एक बार फिर भयंकर कला पड़ जाता है और उसकी आंखें अंगारे उगलने लगती है। वो अपनी मुठ्ठियां कस के बांध लेता है। तुम्हें अगर मरने का इतना ही शौक था तो मुझे सीधे सीधे बता देते, इसमें मेरी जान को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। अहमद जमाल उसकी ऐसी आवाज सुनकर अंदर तक कांप जाता है। समर का ध्यान अभी इस बात पर नहीं था कि उसने अनजाने में अनन्या को अपनी जान कहकर पुकारा था। एक एक करके समर की आंखों के सामने पिछले 10 महीनों में उसके और अनन्या के साथ बीते सारे इंसिडेंट्स आने लगता है। एक के बाद एक अनन्या पर हुए वो जानलेवा हमले, रोहित राधिका बैचलर्स पार्टी के वक्त वो आगरा के जंगलों में हुआ वो हादसा जहां वो और अनन्या मरते मरते बचे थे। कैसे इन लोगों की वजह से बेगुनाह रिंकू और यामिनी को अपनी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। कैसे इन लोगों की वजह से अनन्या को अपना घर, अपने पिता, सब कुछ छोड़कर और उनसे अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर उसके साथ उस छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा है। कैसे अनन्या आज एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी होने के बावजूद उसके जैसे एक मामूली से सिक्योरिटी ऑफिसर की बीवी बनकर रह गई है। ये सब सोचकर समर को अहमद जमाल पर अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अहमद जमाल डर के मारे बस इतना कह पाता है, दादा देखो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था। वो ऑस्टिन ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया था। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो वो मुझे मार देता। ये सब उसकी वजह से हुआ है। समर उसकी बात सुनकर दांत पीसते हुए कहता है, वो तुम्हें आग में कूदने के लिए कहेगा तो तुम कूद जाओगे। तो क्या हुआ अगर उसने तुझे नहीं मारा? मरना तो तुम्हें वैसे भी है ही। समर का गुस्सा अब अपनी चरण पर था। वो अपने हाथ में मौजूद गन को अहमद जमाल के सर पर पॉइंट करता है। हॉल में मौजूद सब लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। वो लोग ऐसे अपने सामने किसी को मारता देख नहीं सकते थे। अहमद जमाल डर के मारे अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। उसे लगा उसका सफ़र इस दुनिया में इतना ही था। समर की उंगलियों अब बंदूक की ट्रिगर पर थी और वो उसे चलाने ही वाला था। सब अपनी आंखें बिना झपकाए अपने सामने का नज़ारा देख रहे थे। अभी समर गोली चलाने ही वाला था कि तभी उस हॉल में एक आवाज़ गूंजती है, रुक जाओ। समर की उंगलियों जो बंदूक की ट्रिगर पर चलने ही वाली थी, ये आवाज़ सुनकर रुक जाती है। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता क्योंकि वो जानता था कि ये आवाज़ किसकी थी। सब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। ये आवाज़ एक 55 से 58 साल के एक लंबे चौड़े आदमी की थी जिसने सिंपल वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। ये मोहन थे। मोहन जल्दी से चलकर समर और अहमद जमाल के पास आते हैं। वो समर के पास आकर अहमद जमाल को देखते हुए धीमी स्वर में कहते हैं, रुको, अभी इसे मत मारो। इसके मुंह से हमें अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, ये हमारे बहुत काम आएगा। समर वैसे तो काफी गुस्से में था। वो एक नज़र मोहन को देखता है तो मोहन अपना सर हाँ में मिला देते हैं। समर ने वैसे तो कुछ कहा नहीं था पर उसकी आंख देखकर ही मोहन उसका इशारा समझ जाते हैं। तुरंत ही मोहन अपने पीछे मौजूद पुलिस कांस्टेबल्स को इशारा करते हैं। वो सारे कांस्टेबल्स आकर अहमद जमाल को अरेस्ट कर लेते हैं। वही पुलिस की मेडिकल टीम भी वहां पहुंच जाती है। वो वहां मौजूद उन लाशों की तलाशी लेने लगते हैं जिन्हें कुछ देर पहले ब्लैक पैंथर ने वहां बिछाया था। समर एक नज़र वहां खड़े उन होस्टेज बने लोगों को देखता है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो अपना गुस्सा किसी तरह कंट्रोल करके मोहन से उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पुलिस से ये जगह खाली कर देने को कहिए और इस जगह की तलाशी लेने के लिए भी कहिए। सब लोगों की नज़र इस वक्त ब्लैक पैंथर और मोहन पर थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये बुजुर्ग आदमी कौन है जो ब्लैक पैंथर से इतनी नॉर्मली बात कर रहा है। अनिता की नज़रें अब भी ब्लैक पैंथर से हटने को तैयार नहीं थी पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या था। क्या वो सोच रही है वो सच था? मोहन समर की बात सुनकर हाँ में सर मिलाते हैं। वो एक सब इंस्पेक्टर को इशारा करके अपने पास बुलाते हैं। वो इंस्पेक्टर ब्लैक पैंथर के सामने अपने सर झुका लेता है। मोहन उसे ब्लैक पैंथर के ऑर्डर्स के बारे में बताते हैं। वो सब इंस्पेक्टर चलकर उन सारे गेस्ट्स के पास आता है और कहता है, देखिए अब आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ अभी आप लोग यहाँ से धीरे धीरे बाहर चलिए।
इंस्पेक्टर की बात सुनकर वो सारे लोग वहां से जाने लगते हैं और कुछ ही देर में सारा का सारा हॉल खाली हो चुका था। सबसे आखिर में अनिता और अर्नव बॉल रूम के दरवाजे पर थे और वहां से बाहर निकलने ही वाले थे, पर अनिता के कदम वहां से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। वो अब भी एकटक पीछे खड़े ब्लैक पैंथर और मोहन को देख रही थी, जो उनकी तरफ पीठ किए खड़े थे। मोहन समर से कुछ कह रहे थे और समर सर झुकाए बस उनकी बात सुन रहा था। अनिता के दिल में कुछ तो खटक रहा था, उसका मन वहां से जाने का बिल्कुल भी नहीं था। क्या हुआ अनिता, तुम चल क्यों नहीं रही हो? अर्णव, जो कि अनिता के साथ ही चल रहे थे, वो अनिता को यूं खोया देख कहते हैं। अनिता उनकी बात सुनकर एकदम से होश में आती है। कुछ नहीं, मैं डोंट वरी अनिता, एक बार बस हम दिल्ली पहुंच जाए फिर देखना, हम हमारे हर्ष को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अर्णव अनिता की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं। उन्हें लगा कि कामिनी का सच सामने आने की वजह से अनिता परेशान और डिस्टर्ब है। अर्णव का दिमाग पूरी तरह से कामिनी और कुछ देर पहले की गई उसकी बातों पर अटका था, जिसकी वजह से उनका ध्यान इतनी देर में भी अपने सामने मौजूद ब्लैक पैंथर पर नहीं गया था। अर्णव अनिता का हाथ खींचकर उसे वहां से ले जाते हैं। अनिता उनसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसके गले में मानो शब्द ही खत्म हो जाते हैं। जाते जाते भी वो ब्लैक पैंथर की पीठ को ही देख रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जिसे वो पीछे छोड़कर जा रही है और जिसे वो देख नहीं पा रही है। एक आखिरी बार अनिता काफी मुश्किल से अपने बेटे हर्ष की पीठ ही देख पाती हैं और अगले ही पल वो पूरी तरह से उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। मोहन समर से कह रहे थे, समर तुम बाहर क्या कह रहे थे? क्या था वो? तुम आखिर इतने जज्बाती कैसे हो सकते हो? यू हैव टू बी स्ट्रांग, अपने लिए नहीं तो अनन्या के लिए ही सही। एक बार उस लड़की के बारे में ही सोचो, ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। समर चुपचाप अपना सर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। फिर मोहन उसका कंधा थपथपाते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, समर वैसे क्या ये बात सच है कि तुम भी प्यार करते हो अनन्या से? अब बात को छुपाओ मत, मैंने तुम्हारी आंखों में सच देखा था। समर उनकी बात सुनकर उन्हें एक नज़र देखता है और उनकी बात के बारे में सोचने लगता है जो उसने कुछ देर पहले कहा था। अनन्या से कहना समर भी उससे उतना ही प्यार करता है और उसके साथ बिताए हुए पल समर की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। समर गहरी सांस लेकर अपने चेहरे से वो मास्क हटा देता है। उसका हैंडसम फेस अब पूरी तरह से विजिबल था, पर उसे अब देखने वाला कोई नहीं था। जो ऑफिसर्स वहां मौजूद थे वो उसकी पहचान से पहले से ही वाकिफ थे। समर अपनी बातें याद करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, अनन्या का हसीन खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। समर धीमी आवाज में अपनी आंखें बंद किए ही कहता है, पता नहीं मैंने वो दिल से कहा था या बस इमोशंस में बहकर, पर हाँ उस लड़की में कुछ तो अलग है। उसके लिए मैंने ज़रूर ऐसा कुछ महसूस किया है जो मैंने आज तक कभी किसी और के लिए नहीं किया। मोहन उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सरना में मिला देते हैं। वो उसके दिल का हाल अच्छे से समझ रहे थे, पर वो उससे कुछ नहीं कहते। वो समर के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें अब पुणे वापस चले जाना चाहिए अनन्या के पास। यहाँ इतना बड़ा अटैक हुआ है, ऐसे में उसे ऐसे वहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ मैं शिवम और जुनेद सब संभाल लेंगे। तुम अनन्या के पास जाओ, उसको इस वक्त तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। समर भी मोहन की बात सुनकर हाँ में अपना सर मिला देता है। वो उस पूरे हॉल को अपनी आंखों से एक बार फिर से देखता है। पुलिस उसके ऑर्डर्स पर उस हॉल की जगह जगह तलाशी ले रही थी। अचानक उसके मन में उस लड़की का ख्याल आता है जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी और जिसको उसने कुछ देर पहले अहमद जमाल से बचाया था, पर इस वक्त वो लड़की उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद बाकी होस्टेजेस के साथ वो भी बाहर निकल गई थी। क्या हुआ समर, कुछ बात है क्या? मोहन समर को यूं खोया हुआ देखकर कहते हैं, समर ना में सर मिला। नहीं कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, ये कहकर वहां से निकल जाता है। समर काफी तेज ड्राइव करके जल्द ही पुणे पहुंच भी जाता है। उसे मोहन की बात सही लग रही थी। मुंबई में इतना बड़ा अटैक हुआ है और ऐसे में अनन्या को अकेला छोड़ना कहीं से भी सही नहीं था। ये सोचकर कि कहीं वो लोग अनन्या तक पहुंच गए तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। समर 2 घंटे से भी कम समय में सनशाइन अपार्टमेंट के उस फ्लोर पर था जहां उसका और अनन्या का फ्लैट था। वो देखता है बिल्डिंग में काफी शांति है। रात के तकरीबन 1 बजने वाले थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां कुछ गलत हुआ है। ये देखकर समर एक चैन की सांस लेता है।
वही फ्लैट के अंदर अनन्या अब तक अपने रूम में बेड पर लेटी थी और बार बार अपनी करवटें बदल रही थी। उसकी नीली आंखें नम थी और उसने कस के अपनी मुट्ठियों में अपना मंगलसूत्र पकड़ रखा था। इतनी रात हो गई थी पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे एहसास तो था कि जरूर कुछ गलत हुआ है और समर उससे कुछ छुपा रहा था। उसने कहा तो था कि वो आ जाएगा, पर अब जब काफी घंटे बीत गए हैं पर फिर भी समर का कोई आता पता नहीं था। अनन्या का दिल भी ना चाहते हुए समर की ही तरह बुरी से धड़क रहा था। एक बात वो बस इतना जानती थी कि अगर समर को कुछ हुआ तो वो भी जी नहीं पाएगी। अनन्या ये सब सोच ही रही थी, तभी अगले ही पल फ्लैट की डोर बेल की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अनन्या ये आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है। न जाने ये डोर बेल बजने की आवाज सुनने के लिए वो कब से तरस रही थी। वो भागकर बाहर आती है और बिना कुछ सोचे समझे एक झटके के साथ दरवाजा खोल देती है। जैसे ही अनन्या अपने सामने सही सलामत खड़े समर को देखती है, वो एक लंबी राहत की सांस लेती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसुओं का एक फव्वारा फूट पड़ता है और एक छोटी सी मुस्कान उसके खूबसूरत से चेहरे पर बिखर जाती है। समर, समर कहाँ चले गए थे आप? ये कहकर अनन्या समर के सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वही समर का भी अनन्या को सही सलामत देखकर कुछ यही हाल था, पर उसने किसी तरह खुद को अनन्या के सामने कमजोर पड़ने नहीं दिया। वो भी अनन्या को कस के अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। वो जानता था आज उसने अनन्या को काफी ज्यादा डरा दिया था, इसलिए वो उससे कुछ कहता भी नहीं है। डोंट वरी अनन्या, मैं ठीक हूँ और तुम्हारे पास हूँ। मैं कहीं नहीं गया और ना ही कभी जाऊंगा, समर उसे आश्वासन देते हुए कहता है। पर अनन्या अभी उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो अभी अपना दिल पूरी तरह हल्का करना चाहती थी। उसे ही पता था इन 4-5 घंटों में जब से समर हड़बड़ी में घर से गया था, उसके दिल में कैसे कैसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जब समर देखता है अनन्या बस रोए जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उसे धीरे से अपने साथ खींचकर फ्लैट के अंदर लाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अनन्या अब भी उसके सीन से लगी हुई थी और उसने उसकी टी शर्ट अब भी काफ़ी कस के अपनी मुट्ठियों में भींच रखी थी। समर धीरे से अनन्या की पतली सी कमर में अपने दोनों हाथ डालता है, फिर वो उसका छोटा सा माथा अपने माथे से जोड़कर धीमी और लगभग सिडक्टिव टोन में कहता है, हे तुम ठीक हो ना? और ये क्या, ये गंगा जमुना क्यों बहा रही हो? क्या तुमने मुझे इतना मिस किया तुमने? पर अनन्या कोई जवाब नहीं देती। उसका रोना अब तक बंद हो चुका था पर वो अभी भी हल्का हल्का सुबक रही थी। समर उसे ऐसे देखकर धीरे से मुस्कुराता है, वो ऐसे काफी प्यारी लग रही थी। अगले ही पल समर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अनन्या कुछ नहीं कहती, वो उसके गले में अपने दोनों हाथ लपेट लेती है। समर अनन्या को अंदर बेड पर लाकर काफी धीरे से लिटा देता है। उसकी नज़र अनन्या के चेहरे से हटने को तैयार ही नहीं थी। उसकी खुशबू उसकी हर सांस में घुल रही थी। वो आज पूरी तरह से खुल के अनन्या के एहसासों में खो जाना चाहता था। समर उसके बगल में लेट जाता है और एक झटके से उसे अपने चौड़े और मजबूत सीने पर लिटा देता है। उसने उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर रखा था, पर अनन्या अब भी कुछ नहीं कह रही थी। वो तो समर की आंखों में देख भी नहीं रही थी। एकदम से समर की नज़र उसके गुलाबी होठों पर ठहर जाती है। बिना किसी देरी के वो उन गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों को अपने होठों से जोड़ लेता है। अनन्या भी धीरे धीरे इस किस में इन्वॉल्व रही थी। ये महसूस कर कि अनन्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कुछ देर बाद समर उसे छोड़ देता है, पर आज वो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो एक झटके से अनन्या की कुर्ती उसके हसीन और कोमल जिस्म से अलग करके नीचे फ्लो पर फेंक देता है। अनन्या उसकी इस हरकत पर सिहर जाती है। वो उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, पर समर बिना इस बात की परवाह किए बस उसकी सॉफ्ट सी नेक को तो कभी उसके मुलायम कानों को चूमे जा रहा था। अनन्या भी उसके हर किस को फील करके अंदर तक सिहर रही थी। पर समर अब इन सब से भी आगे बढ़ने चाहता था। इन सब के बाद अब समर अनन्या की आंखों में देखने लगता है मानो उससे आगे बढ़ने की इजाज़त मांग रहा हो। उसे याद था कि पिछली बार जब उसके और अनन्या के बीच वो सब हुआ था तब वो अनन्या की इजाज़त पाने तक भी नहीं रुका था, पर अब वो ये गलती फिर से दोहराना नहीं चाहता था।
समर की काली गहरी आंखों में कुछ देर देखने के बाद अनन्या उसका इशारा समझ जाती है। उसे अच्छा लगा ये देखकर कि समर के लिए उसकी मर्जी भी उतनी ही मायने रखती है। इस वक्त अनन्या को भी उसकी उतनी ही ज़रूरत थी जितनी उसे। वो भी धीरे से अपनी पलकें झपकाकर उसे आगे बढ़ने की इजाज़त दे देती है और ये दोनों ऐसे ही पूरी रात एक दूसरे पर अपना प्यार निछावर करने में बिता देते हैं। और दहशत, डर, खौफ और घबराहट से भरी ये काली अंधेरी रात प्यार और विश्वास के उजाले से खत्म हो जाती है। देखते ही देखते समर और अनन्या के बीच बीती ये बेहद खूबसूरत हसीन रात खत्म हो जाती है। इस रात ने तो मानो इन दोनों के बीच मौजूद बची कुची दूरियों को भी बिल्कुल खत्म करके रख दिया हो। दोनों ने खुल के एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास दिलाया। सुबह तकरीबन 9 बजे धीरे धीरे समर की आंखें खुल जाती है। वो देखता है अनन्या उसके सीने से कस के लिपटी बेफ्रिक होकर सो रही है। दोनों बस एक ब्लैंकेट में लिपटे थे। दोनों के ही शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिससे ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि पिछली रात वो दोनों कितने करीब थे। समर अपने साथ लेटी अनन्या का मासूम सा चेहरा देखते हुए रात में कही अपनी बातें याद करने लगता है, जब उसने अनजाने में ही अनन्या से अपने प्यार का इजहार किया था, जिसे याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। समर अनन्या के चेहरे को शिद्दत से निहारते हुए अपने मन में कहता है, हाँ अनन्या, ई लव यू सो मच। मुझे नहीं लगा था कि जिंदगी में मैं किसी से ये बात कहूँगा, पर तुमने मुझे पूरा बदल कर रख दिया है। कल रात तो मैं वहाँ से बचकर आ गया था, पर मुझे नहीं पता मेरे पास और कितनी सांसें हैं जीने के लिए। पर मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरे पास जितनी भी सांसें हैं उनको मैं बस तुम्हारे नाम करता हूँ, उन पर बस तुम्हारा हक रहेगा। ये कहकर समर धीरे से अनन्या का माथा चूम लेता है। तभी उसकी नज़र अचानक अनन्या के गले में मौजूद मंगलसूत्र पर जम जाती है। वो उसे पकड़कर कुछ देर तक देखने लगता है। कुछ देर तक उस मंगलसूत्र को देखने के बाद वो उसे छोड़ देता है और फिर वो अनन्या को धीरे धीरे अपने से अलग करके ठीक से बेड पर सुला देता है। समर देखता है उसके और अनन्या के कपड़े नीचे फ्लो पर पड़े हैं। उसे याद आया उसने इस वक्त कुछ खास नहीं पहना है। वो जल्दी से अपनी ब्लैक जीन्स उठाकर पहन लेता है। समर चलकर कमरे में मौजूद खिड़की के पास आता है और पुणे शहर के दूर तक फैले नज़ारों को देखने लगता है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उस कल रात वाली लड़की का चेहरा आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, वो आखिर कौन थी और उसका चेहरा मुझसे इतना कैसे मिल रहा था, और वो आखिर गई कहाँ? क्या उस लड़की का और मेरा कोई रिश्ता है? समर एक गहरी सोच में पड़ जाता है। ये इन 7 सालों में पहली बार हुआ था जब उसको किसी को देखकर ऐसा लगा कि वो किसी अपने को देख रहा है। उसने अपने बारे में और अपनी पहचान के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला था। वक्त के साथ साथ उसे लगने लगा था कि शायद उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो एक अनाथ है, पर आज उसे लगा कि शायद वो गलत था। शायद उसका भी इस दुनिया में कोई अपना जरूर है। तभी बेड पे लेटी अनन्या की नींद समर को अपने पास ना महसूस करके धीरे धीरे खुल जाती है। उसकी सुंदर नीली आंखें धीरे से खुल जाती है। वो महसूस करती है कि उसके पूरे शरीर में काफी दर्द हो रहा है। उस दर्द को महसूस करते ही उसे कल रात हुई अपने और समर के बीच हुई इंटीमेसी याद आ जाती है और शर्म से उसकी पलकें झुक जाती है। अनन्या बेड से उठने की कोशिश करती है, पर शरीर में हो रहे दर्द की वजह से उठ नहीं पाती। उसे इस इंटीमेसी की वजह से काफ़ी थकान हो रहा था। उसके मुंह से हल्की कराहने की आवाज़ भी निकल जाती है। समर ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए उसके साथ काफ़ी जेंटल होने की कोशिश की थी, पर अनन्या के लिए ये भी थोड़ा ज़्यादा ही था। समर को अपने पास ना पाकर अचानक अनन्या को ख्याल आया कि कहीं समर कल रात की तरह उसे छोड़कर। ये सोचकर अनन्या अपनी नज़रें पूरे रूम में दौड़ाने लगती है। तभी उसकी नज़रें अचानक खिड़की की ओर चली जाती है। वो देखती है समर केवल एक ब्लैक जीन्स में अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड किए खिड़की की ओर मुंह किए खड़ा है। शायद वो किसी गहरी सोच में है। उसकी मजबूत और गोरी पीठ अनन्या की आंखों के सामने थी। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद किसी तरह अनन्या हिम्मत जुटाकर बेड से उठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने भी इस वक्त कुछ भी नहीं पहना। वो जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट कवर कर लेती है। उसे अभी भी पीठ और पैरों में दर्द हो रहा था, पर किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए समर के पास पहुंचती है और पीछे से उसको हग कर लेती है। समर अपनी गहरी सोच में जरूर था, पर उसे अनन्या के आने का एहसास भी बराबर था, पर वो कुछ कहता भी नहीं है और ना ही अपनी नजरें सामने से हटाता है।
अनन्या उसकी सेक्सी पीठ से कुछ देर चिपकी रहती है। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। तभी अनन्या एक गहरी सांस लेकर कहती है, समर, आप एक बात सच सच बताइए, कल रात कहाँ गए थे? मुझे पता है आप मुझसे कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हैं। मैं जानती हूँ आप अपनी कंपनी के किसी काम की वजह से तो इतनी जल्दी जल्दी में नहीं ही गए होंगे। समर उसका सवाल सुनकर भी चुप ही रहता है। उसे पता था कि सुबह अनन्या इस बारे में ज़रूर पूछेगी, इसके लिए उसने एक बहाना भी पहले से तैयार करके रखा था। समर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हारे पापा के कुछ दुश्मनों ने शेखावत इंडस्ट्रीज की मुंबई की किसी कंपनी में अटैक कर दिया था और वो लोग किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। बट डोंट वरी, अब सब ठीक है। समर ने असली बात अनन्या से अभी छिपाना ही सही समझा। वो जानता था अनन्या असली बात सुनकर डर जाएगी। अनन्या इस पर बस हाँ में अपना सर मिला देती है। वो जानती थी कि उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन है और उनके काफ़ी सारे दुश्मन भी थे। वो जब शादी से पहले उनके साथ रहती थी तब भी आए दिन ये सब होता रहता था, जिस वजह से अनन्या इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगले ही पल समर एक झटके से अनन्या का हाथ पकड़ कर फिर से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाकर बेड पर लिटा देता है। इसी के साथ समर और अनन्या कुछ और देर के लिए एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। समर और अनन्या के अगले 3 दिन ऐसे ही बड़े शांति और सुख में गुजरते हैं। 3 दिन बाद लंदन के एक सीक्रेट अंडरग्राउंड अपार्टमेंट में एक जवान आदमी और एक औरत एक दूसरे से बात कर रहे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों आपस में किसी बात को लेकर लड़ रहे थे। वो आदमी उस औरत से तेज आवाज में कहता है, पड़ गई कलेजे को ठंडक, मिल गई शांति तुम्हें। अब देखो तुम्हारी इस करतूत का नतीजा, तुम्हारी वजह से हमें यहाँ ऐसे छिप कर रहना पड़ रहा है। वो औरत उस आदमी की बात सुनकर दांत पीसते हुए अपना सर झुका लेती है। शायद वो भी उसे एक करारा जवाब देना चाहती थी, पर इस वक्त उसने किसी तरह अपने आप को रोक रखा था। उस औरत को अपनी बात पर चुप देखकर वो आदमी और ज्यादा भड़कते हुए कहता है, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? जब चुप रहना था तब तो तुम्हारा मुंह बंद होने को तैयार ही नहीं था, और अब बोलने को कह रहा हूं तब तुम्हारी जुबान ही नहीं खुल रही है। इस पर वो औरत अपना सर झुकाए कहती है, देखो उस वक्त मैं मौत को इतना करीब देखकर बौखला गई थी और अपने होश खो बैठी थी। उस वक्त मैं भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। इस पर वो आदमी गुस्से से उससे अपनी नजरें फेर कर बाहर देखने लगता है। वो औरत आगे कहती है, देखो समीर, अभी हमें आपस में लड़ने के बजाय इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। अरे क्या रास्ता ढूंढे, वहाँ पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। हम जैसे ही इंडिया वापस जाएंगे हमें ले जाकर सीधा जेल में डाल देंगे। वो तो शुक्र करो कि आकाश ने सही वक्त पे हमें इंडिया से निकलने में मदद की, वरना अब तक हम अर्नव अंकल के हाथों मारे जाते और ये बची कुची जिंदगी जो हमें मिली है ना, वो भी नहीं मिलती। इस पर सामने मौजूद कामिनी अपना सर झुका लेती है। ये सच था 3 दिन पहले जब उस रात पुलिस ने होटल से सारे लोगों को बाहर जाने के लिए कहा था। उस वक्त ये दोनों मौका पाकर भीड़ और वहां मची भगदड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए थे, क्योंकि ये दोनों जानते थे कि दिल्ली घर वापस पहुंचने के बाद अर्नव और अनिता इन दोनों को जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे। लंदन के जिस सीक्रेट अपार्टमेंट में वो दोनों इस वक्त थे वो आकाश का था। समीर ने उसी वक्त आकाश को फोन करके सारी सिचुएशन समझा दी थी और आकाश ने उन दोनों की वहां से भागने में मदद की थी, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर ये दोनों पकड़े जाते तो उसका राज भी खुल ही जाता। समीर और कामिनी दोनों एक गहरी सोच में थे। तभी समीर का फोन बजने लगता है। समीर जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाल कर देखता है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखकर उसके माथे पर और ज्यादा बल पड़ जाते हैं। समीर जल्दी से फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज उसके कानों में पड़ती है, पहुंच गए तुम दोनों वहां? तुम दोनों को किसी ने पहचाना तो नहीं? नहीं नहीं आकाश, हम दोनों अभी तो ठीक है, समीर काफी धीमी आवाज में कहता है। ये आकाश का फोन था। आकाश उसकी बात सुनकर एक लंबी सांस लेता है। देखो समीर, मुझे लगता है कि तुम्हें और कामिनी को अब कभी इंडिया वापस नहीं आना चाहिए। यही तुम दोनों के लिए ठीक है। यहाँ जिंदल मैंशन में इन 3 दिनों में तुम दोनों को लेकर काफी हंगामा मच चुका है। मेरे डैड ने पुलिस और अपने कुछ लोगों को तुम लोगों को ढूंढने के लिए काम पर लगा दिया है।
इस पर समीर और कामिनी डर जाते हैं। दोनों अपनी आंखों के सामने अर्णव का वो भयानक रूप देख सकते थे, पर तभी उन दोनों को आकाश की बात याद आती है। समीर अपने दांत पीस कर कहता है, वॉट डू यू मीन इंडिया वापस ना आए? आकाश, तुम शायद भूल रहे हो कि जिंदल मेंशन पर, जिंदल ग्रुप्स के बिजनेस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। आकाश उसकी बात सुनकर कुछ देर शांत रहने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तुम्हें अभी भी पैसे और प्रॉपर्टी की पड़ी है समीर। यहाँ तुम्हारी जान पर बन आई है, जान पर। यहाँ सब लोगों की नजरों में तुम दोनों बस एक खूनी हो, खूनी। इस पर समीर भी आकाश को कुछ याद दिलाते हुए कहता है, आकाश तुम भूल रहे हो क्या? तुम इस प्लान में बराबर के हिस्सेदार थे। हर्ष की मौत के लिए तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितने हम दोनों। अगर हम दोनों खूनी हैं तो तुम भी वही हो, अगर ये तुम्हारे डैड को पता चल गया ना। आकाश उसकी ये बात सुनकर उसकी बात बीच में ही काट कर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है, अच्छा और कौन बताएगा ये मेरे डैड को? तुम। फिर आकाश जोर जोर से हंसते हुए कहता है, समीर अगर तुम इस वक्त मेरे डैड के सामने आ गए ना तो वो तुम्हें गोली पहले मारेंगे और बाद में तुम्हारी आत्मा से करेंगे, समझे? तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम और कामिनी अपनी लिमिट्स में रहो और अपना मुंह बंद रखो, समझे? ये कहकर आकाश उसकी कोई और बात बिना सुने फोन काट देता है। समीर को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपना फोन दीवार पर पटकने वाला था, पर कुछ सोचकर वो ऐसा नहीं करता। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।